अब जबकि सारा बवाल हो गया, नागपुर में सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को नागपुर मॉडल से परिचित भी करवा दिया। आरएसएस अब बयान दे रहा है कि औरंगजेब की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आरएसएस से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर औरंगजेब की कोई वैल्यू नहीं है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार औरंगजेब पर बयान क्यों दे रहे थे? और उसी का नतीजा बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और बवाल शुरू होता है, अफवाहों का एक दौर शुरू होता है और नतीजा आपके सामने है। आपकी स्क्रीन पर यह है आरएसएस के नेता सुनील आंबेकर। सुनील आंबेकर ने क्या बयान दिया है दैनिक भास्कर के मुताबिक, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, मगर मैं आपसे एक बार फिर सवाल पूछना चाहूंगा। औरंगजेब की कोई वैल्यू नहीं है। जो शासक 300 साल पहले मर चुका है, जिसकी कब्र एक जगह मौजूद है, उसकी एक कब्र के लिए इतना बवाल, उसको लेकर इतना राजनीतिक महत्व अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया है, स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आरएसएस के नेता सुनील आंबेकर ने दरअसल कहा क्या। आपके स्क्रीन पर आरएसएस प्रचार प्रमुख बोले, औरंगजेब की आज कोई वैल्यू नहीं। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बुधवार को कहा कि हिंसा का कोई भी रूप समाज की भलाई के लिए हानिकारक है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब की आज के दौर में कोई वैल्यू नहीं है। आंबेकर ने यह बात बेंगलुरु में 21 से 23 मार्च को होने वाली आरएसएस की आगामी 3 दिन की बैठक से पहले आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। मान लिया, मगर क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार औरंगजेब पर बयान दिया। वो खुद कह रहे हैं कि साहब एक फिल्म रिलीज हुई थी छावा, उसकी वजह से यह हिंसा फैल रही है, और स्वाभाविक सी बात है उसमें भी जिक्र औरंगजेब का है। तो बड़ी बात, जिस फिल्म की वजह से हिंसा फैल रही थी, आपने उसको लेकर क्या कार्रवाई की? अब जाकर, जी हां, अब जाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भाई वो जो कपड़ा जिसको नुकसान बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचा रहे थे, उसमें कुरान की कोई आयत नहीं लिखी हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चाहते तो अगले ही दिन यह बयान जारी कर सकते थे, क्योंकि सरकार के पास कई मशीनरीज हैं, सरकार के पास तंत्र हैं। अब कह रहे हैं कि वो अफवाह है। इतने दिनों तक आप किस बात का इंतजार करते रहे? खबर एक और बड़ी है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है फहीम खान। फहीम खान को मास्टरमाइंड बताया जाता है नागपुर की हिंसा का, उसे गिरफ्तार किया गया है। उस पर क्या आरोप हैं कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि नागपुर हिंसा के बारे में, अफवाह के बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नींद अब जाकर टूटी है। उनका क्या बयान है बतौर दैनिक भास्कर आपकी स्क्रीन पर। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि जलाई गई चादर पर कुरान की आयत नहीं थी, आयत को लेकर अफवाह फैलाई गई। उन्होंने कहा कि पुलिस और मेरे बयान में फर्क नहीं है, जानबूझकर हिंसा फैलाई गई, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, पुलिस पर हमला करने वाले बचेंगे नहीं, जो कब्र में छुपे हैं उन्हें कब्र से निकाला जाएगा। आपके जहन में इस वक्त कई सवाल होंगे दोस्तों कि जिस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है वो कौन है, उस पर क्या आरोप है, यह मामला किस कदर पेचीदा हो गया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं इस मामले में जो मास्टरमाइंड है। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर के मुताबिक यह है फहीम खान। और फहीम खान कौन है, उस पर क्या आरोप हैं, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। दैनिक भास्कर के मुताबिक पूरा नाम फहीम शमीम खान, उम्र 38 साल, निवासी यशोधरा नगर नागपुर। और इससे जुड़ी क्या क्या जानकारियां हैं आपके स्क्रीन पर। नागपुर में झड़प शुरू होने से पहले भाषण दिया था। भाषण ने इलाके में सांप्रदायिक तनाव को भड़काया। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष है, 500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया और हिंसा फैलाई। 2024 के लोकसभा चुनावों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, 6.5 लाख वोटों से हार गया। फहीम खान पर आरोप है कि उसने भड़काऊ बयान दिया, वो भीड़ को लेकर शहर की तरफ ले गया, और सबसे बड़ी बात, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस भीड़ का यह नेतृत्व कर रहा था, उन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी के साथ क्या किया वो सिहरन पैदा करने वाला है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्या कह रही हैं न्यूज एजेंसीज। फहीम खान पर आरोप है कि उसने
500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा किया और हिंसा को बढ़ावा दिया। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मी के कपड़े उतारने और झड़प के दौरान उन्हें गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की। यह जानकारी गणेशपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में सामने आई है। दंगाइयों ने भालदरपुरा चौक के पास रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए महिला अधिकारी के साथ अश्लील हरकत की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप एक चीज से नाराज हैं तो आपको किसने अधिकार दिया है एक महिला के साथ बदसलूकी करने का? इस देश के अंदर सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलन की ढेरों मिसालें। अगर आप किसी बात से नाराज थे तो आप जाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते, मगर हिंसा हुई और नतीजा आपके सामने है। जहां मुस्लिम पक्ष के लोग जेल में हैं, वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 8 कार्यकर्ताओं ने 19 मार्च 2025 को कोतवाली पुलिस के सामने सरेंडर किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 3,000 रुपए की नकद जमानत पर रिहा कर दिया गया है। ये गिरफ्तारियां उस मामले से जुड़ी थीं जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज नगर में मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे थे। पुलिस ने दोनों संगठनों के पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। यानी कि बजरंग दल के कार्यकर्ता तो जमानत पर रिहा हो गए, मगर मुस्लिम पक्ष के लोग अब भी जेल में हैं। मगर बड़ा प्रश्न ये कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जो पहुंचे थे, और यह भी हकीकत है दोस्तों कि वो पहुंचे, उनके तेवर भड़काऊ थे, उन्होंने भड़काऊ नारे लगाए, एक कपड़े पर कुछ लिखा हुआ था उसे उन्होंने नुकसान पहुंचाया, और फिर अफवाह भी फैली। यह अफवाह किसने फैलाई यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्या यह अफवाह बजरंग दल की तरफ से फैलाई गई? क्या यह अफवाह मुस्लिम पक्ष में से किसी ने फैलाई? या यह कहा जाए क्या यह अफवाह फहीम खान ने फैलाई? ये तमाम सवालात हैं आपके सामने। क्रोनोलॉजी में पेश करना चाहता हूं सिलसिलेवार तरीके से कि दरअसल कब क्या हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके स्क्रीन पर नागपुर हिंसा के 5 पॉइंट्स बता रहा है दैनिक भास्कर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया, पहला बिंदु। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का पुतला जलाया। पुतले में आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। इसमें एक चादर को भी रखा गया था। अब इस चादर में क्या था, क्या लिखा हुआ था? क्योंकि बकौल देवेंद्र फडणवीस इसमें कुरान की कोई आयत नहीं लिखी गई थी। मामला स्पष्ट है, चादर को रखा गया था ताकि माहौल को भड़काया जाए। बड़ा प्रश्न, फहीम खान को गिरफ्तार किया होना भी चाहिए था, बिल्कुल सही किया। सबसे बड़ी बात, स्वयं देवेंद्र फडणवीस जो मामले को उग्र कर रहे थे औरंगजेब की कब्र का जिक्र करते हुए, जिसके चलते यह सब हुआ, क्या वो नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? आगे तीसरा बिंदु, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एक समुदाय विशेष के लोग चौराहे पर जमा हो गए, यानी कि मुसलमान चौराहे पर जमा हो गए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाने लगे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस ने भीड़ को तितर भितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। इसके बाद कुछ युवा दूसरे चौक पर पहुंचे। दूसरे पक्ष के लोग यानी मुसलमान भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया, जिसमें घरों और दर्जनों वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। साफ सी बात है दोस्तों, जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, औरंगजेब। हकीकत यह है दोस्तों, और मैंने आपको बार बार बतलाया है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आप सामने देखें, भविष्य की तरफ नहीं देखना चाहते हैं। वो विकसित भारत की राह पर आपको नहीं चलवाना चाहते हैं, वो आपको पीछे ले जाना चाहते हैं, जैसा कि सतीश आचार्य का यह कार्टून बतला रहा है। युवा तो आगे जाना चाहता है, मगर भाजपा के नेता कंधे पर कुदाल रखकर उन्हें जो है पीछे ले जा रहे हैं। यह हालत है दोस्तों, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, औरंगजेब की क्या प्रासंगिकता है? दोषियों को बिल्कुल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मगर निष्पक्षता के साथ। जिन लोगों ने माहौल को भड़काया उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और यहां पर कोई भी एक्सेप्शन ना रखा जाए। कानून के दायरे में सब आने चाहिए और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश,
मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और सबसे बड़ी बात, क्या देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो आरएसएस से सबक लेंगे? क्या वजह है कि वो बार बार औरंगजेब का राग अलाप रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस से कई सवाल हैं। क्या वजह है कि लोकसभा चुनावों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का यह तजुर्बा, यह एक्सपेरिमेंट जारी था? यह एक्सपेरिमेंट आज का नहीं है। यह मत सोचिए कि देवेंद्र फडणवीस ने 3 बार औरंगजेब की कब्र पर बयान दे दिया और माहौल बिगड़ गया। नहीं, लोकसभा चुनावों से पहले लगातार यह कोशिशें की जा रही थी। टी राजा सिंह मैदान में उतरकर मां बहन की गालियां मंच से दे रहा था राज्य के मुसलमानों को। उसके बाद अब भी यह व्यक्ति महाराष्ट्र आता है। और किस महाराष्ट्र में दोस्तों? वो महाराष्ट्र जिसका एक लंबा इतिहास रहा है सांप्रदायिक सौहार्द का। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि यहां पर दंगे नहीं हुए हैं। यहां पर 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और आप जानते हैं मुंबई में कितनी बड़ी सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। मगर फिर से महाराष्ट्र को उसकी तरफ क्यों ढकेला जा रहा है? जब टी राजा सिंह माहौल को बर्बाद कर रहा था, तब देवेंद्र फडणवीस, या ये कहा जाए उस वक्त महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर थे एकनाथ शिंदे, वो क्या कर रहे थे? ये तमाम सवालात हैं और इससे हम नहीं बच सकते। और जाते जाते दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बतलाना चाहता हूं इस मामले में अब ताजा स्थिति क्या है। मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि अब मामला खामोश हो जाएगा, शांत हो जाएगा और आने वाले दिनों में किसी तरह का कोई सांप्रदायिक टकराव नहीं होगा। एक के बाद एक इस मामले में फैक्ट्स क्या हैं आपके स्क्रीन पर। पहला, पुलिस ने 57 धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट से लेकर दंगा भड़काने जैसी धाराएं शामिल हैं। दूसरा, एफआईआर में 51 संदिग्धों के नाम हैं और ये सभी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र हटाने के विरोध प्रदर्शन किया था और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर प्रतीकात्मक पुतला जलाया। इसके बाद माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम खान, शमीम खान 50-60 लोगों के समूह के साथ एक ज्ञापन सौंपने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे। यहां इकट्ठा हुई भीड़ को शांति बनाए रखने की सलाह दी गई। आरोप है कि 17 मार्च को शाम करीब 4 बजे पुलिस स्टेशन पर पहुंचे लोगों ने हिंदू मुस्लिम संघर्ष को भड़काने की साजिश रची। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर करीब 500 से 600 मुस्लिम इकट्ठा हो गए। पांचवा, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को अपने घर जाने का आग्रह किया, लेकिन भीड़ पुलिस की सलाह को अनसुना कर भड़काऊ नारे लगाने लगी। साथ ही भीड़ एक दूसरे को दंगा करने के लिए उकसाने लगी। छठा, आरोप है कि चौक पर इकट्ठा दंगाई कुल्हाड़ियों, पत्थरों, लाठी और रॉड लेकर आए थे और लोगों के डर फैलाने के लिए उन्होंने हवा में हथियार लहराए। सातवां, इसके बाद भीड़ ने कथित तौर पर भालदारपुरा इलाके में पुलिस पर पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। भालदारपुरा इलाके में अंधेरे का फायदा उठाकर भीड़ पर महिला पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता करने का आरोप है। नौवां, गीतांजलि चौक पर भीड़ ने पुलिस वाहनों पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला किया और पुलिस के 2 वाहनों में आग लगा दी। गंजीपुरा इलाके में फ्लाईओवर निर्माण कार्य के लिए खड़ी 2 क्रेन को पेट्रोल बॉम्ब से आग लगा दी गई। भीड़ ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों पर पत्थरों और घातक हथियारों से हमला कर उन्हें घायल किया। जो हिंसा हो रही थी यहां पर फहीम खान के नेतृत्व में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, मगर यह हिंसा करने का अधिकार आखिर किसने दिया? नतीजा आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया पर किस तरह का प्रचार चल रहा है। हिंसा की किसी भी कीमत पर तारीफ नहीं की जा सकती, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। और इस देश में जो व्यक्ति आज से 300 साल पहले मर चुका है, उसके नाम पर माहौल नहीं बिगाड़ा जा सकता। यह नसीहत न सिर्फ फहीम खान के लिए है, यह नसीहत बजरंग दल और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए भी है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।